नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी बीजेपी आरएसएस के खिलाफ राहुल के आक्रामक अंदाज की, पीके को लेकर नीतीश कुमार के बयान की। जानेंगे बिहार में क्यों एक्टिव हुई जांच एजेंसियां, चुनाव आयोग से क्या बोला उद्धव गुट। साथ ही बात करेंगे गुजरात में छिड़े पोस्टर वॉर की, भागवत के बयान और उस पर पवार के पलटवार की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी आईडीबीआई को निजी हाथों में सौंपने की सरकार की तैयारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यपाल पद से हटते ही सत्यपाल मलिक पर कसा सीबीआई ने शिकंजा। केंद्रीय की एजेंसी के मुख्यालय पर मलिक से हुई पूछताछ। मलिक ने लगाया था आरोप, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए 300 करोड़ की रिश्वत की हुई थी पेशकश। लगातार तीसरे दिन हादसे का शिकार हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। अब दिल्ली वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेन के ब्रेक में आई शिकायत, 4 घंटे लेट हुई वंदे भारत एक्सप्रेस। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने फिर लिखा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेटर। लिखा, मर्यादा लांघ रहे हैं दिल्ली के सीएम, पहले लगाते हैं झूठे आरोप, गिरने पर मांगने लगते हैं माफी, जेटली गडकरी मामले की दिलाई याद। एशिया कप टी20 क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने दी श्रीलंका को 59 रनों से मात। पहले खेलते हुए भारत ने बनाए 5 विकेट पर 159 रन, 100 रन ही बना पाई श्रीलंका की महिला टीम। 55 रन बनाने वाली शेफाली वर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। सुर्खियों के बाद शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की मजबूती से बीजेपी पहले ही बेचैन है, और इसी बीच राहुल गांधी का बीजेपी आरएसएस के खिलाफ आक्रामक अंदाज भी बीजेपी के पसीने छुड़ा रहा है। और आज यात्रा के 31वें दिन एक बार फिर राहुल बीजेपी आरएसएस पर बरसते नजर आए। साथ ही यात्रा को लेकर भी राहुल ने बड़ा बयान देकर विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया। आखिर क्या बोले राहुल, देखिए रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक तरफ जहां आम जनता के लिए बहुत ही नरम नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं और कर्नाटक सरकार को भी आड़े हाथ ले रहे हैं। उसी कड़ी में यात्रा के 31वें दिन भी राहुल बीजेपी और आरएसएस पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का असली मकसद भी बताया। कांग्रेस सांसद ने कहा, मेरी समझ के मुताबिक आरएसएस अंग्रेजों की मदद करता था और सावरकर को अंग्रेजों से वजीफा मिल रहा था। ये ऐतिहासिक तथ्य है। स्वतंत्रता संग्राम में कहीं भी बीजेपी नहीं दिखेगी। आरएसएस ने भी ब्रिटिश राज का समर्थन किया था और आज उनके नफरत के खिलाफ ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। आजादी की लड़ाई में सावरकर अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे और उसे इसके लिए पैसे मिलते थे। राहुल यही नहीं रुके और भारत जोड़ो यात्रा निकालने की असली वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है और सरकार इसे मैनेज करने के लिए मीडिया पर कंट्रोल कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा 2024 के चुनावों के लिए नहीं है। हम भाजपा आरएसएस की ओर से किए जा रहे देश विभाजन के खिलाफ लोगों को एकजुट करना चाहते हैं, इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि हम नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे इतिहास परंपराओं को विकृत कर रही है। हम विकेंद्रीकृत शिक्षा प्रणाली चाहते हैं। अब भले ही कांग्रेस 2024 के लिए यात्रा ना निकाल रही हो, लेकिन कांग्रेस के उत्साह और बढ़ती लोकप्रियता से साफ है कि उसे आगामी चुनावों में फायदा जरूर मिलेगा। बता दें कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के तुरुवेकरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यात्रा के दौरान ये मीडिया से उनकी तीसरी बातचीत थी। राहुल ने कहा, ये यात्रा 2024 के लिए नहीं है। राहुल का ये बयान उन लोगों के लिए करारा जवाब था जो कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ऐसा ही करारा जवाब आज सीएम नीतीश ने दिया प्रशांत किशोर को, और पीके पर बरसते हुए उन्हें झूठा तक कह दिया। आखिर क्या है वजह और क्यों पीके पर बरसे नीतीश, देखिए रिपोर्ट। प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के बेहद खास होते थे। नीतीश ने उन्हें जेडीयू में शामिल किया और सीधे पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से दोनों के रास्ते जुदा हो गए। पीके बिहार में 3500 किलोमीटर लंबी जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं और यात्रा के दौरान हर दिन नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। पीके ने यहाँ तक दावा कर दिया कि नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट तक ऑफर कर दी थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और जब यह सवाल नीतीश कुमार से पूछा गया तो नीतीश ने पीके को करारा जवाब दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर आज जो भी कुछ बोल रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पर बोल रहे हैं। नीतीश ने कहा, प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, आजकल वो लगातार गलत बातें कर रहे हैं। पीके 2 सप्ताह पहले हमसे मिलने आए थे, हमने उन्हें नहीं बुलाया था, वो खुद अपनी मर्जी से आए थे, हमसे मिलना चाहते थे, हमारे साथ रहे इसलिए मिल लिए, हमने उन्हें कोई ऑफर नहीं दिया था। इनका कोई ठिकाना नहीं है, आजकल बीजेपी के साथ हैं, उसकी ही भाषा में बात कर रहे हैं। 4-5 साल पहले हमारे पास आए थे और कहा था कि जेडीयू का कांग्रेस में विलय करा दीजिए, लेकिन हमने साफ मना कर दिया। नीतीश ने कहा कि प्रशांत किशोर को राजनीति से कोई मतलब नहीं है, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, हम उन्हें नहीं रोकेंगे, बोलने दीजिए। अच्छा है जब बीजेपी की मदद कर रहे हैं और उन लोगों के साथ हैं तो शायद उन्हें केंद्र में जगह मिल जाए।
नीतीश ने कहा पीके का कोई ठिकाना नहीं है, आजकल बीजेपी के साथ हैं, उसकी ही भाषा में बात कर रहे हैं। अब नीतीश के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी बौखलाई हुई है और अब महागठबंधन सरकार के लिए कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर रही है। ऐसे में अब राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किल एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। बिहार में एक बार फिर राज्य में जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पर पहुंच गई हैं। सीबीआई ने आज जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के नाम पर दर्ज मामले में 24 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी बिहार, गुरुग्राम और दिल्ली में की गई। हालांकि इससे पहले भी कई बार छापेमारी की, लेकिन कुछ खास हासिल नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी छापेमारी का दौर जारी है। खासकर तब से ये जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई हैं जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर हुई है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा ही बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता आया है और अब बिहार में अचानक से सत्ता से बीजेपी के बाहर जाने के बाद से जांच एजेंसियों की एंट्री हो जाना विपक्ष के आरोपों को सही साबित करता है। हालांकि विपक्ष का तो यहां तक कहना है कि बीजेपी जानबूझकर राजद को परेशान कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ही राज्य की सबसे बड़ी पार्टी है और इसी के चलते बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर हुई है और अब बीजेपी इसी बौखलाहट में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि जिस मामले में सीबीआई एक्टिव हुई है वो उस समय का मामला है जब लालू यादव रेल मंत्री थे, इसलिए केंद्र सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बता दें कि आज फिर छापेमारी का दौर चल रहा है और लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के प्राइवेट सेक्रेटरी संजय यादव को पूछताछ के लिए तलब किया है। सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ रेलवे में उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने पहले प्रारंभिक जांच की और उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली है। बिहार में एक बार फिर जांच एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि ये सब बीजेपी की साजिश है। अब इस मामले में बीजेपी का हाथ है या नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन बीजेपी रणनीतियां करने में माहिर है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और ऐसी ही चालाकी करके बीजेपी ने महाराष्ट्र की सत्ता से उद्धव को आउट करवा दिया और अब शिवसेना को भी उद्धव से छीनना चाहती है। ऐसे में अब शिवसेना पर वर्चस्व की लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग ये फैसला नहीं कर पाया है कि शिवसेना पर अधिकार किसका है। चुनाव में किस गुट को शिवसेना का नाम और उसका चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। शिंदे गुट की ओर से चुनाव आयोग में दावा किया गया है कि पार्टी के 2/3 से ज्यादा सांसद और विधायक उसके साथ हैं, इसलिए वो ही असली शिवसेना है। जबकि उद्धव ठाकरे की ओर से दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक शिवसेना छोड़ गए हैं और जो लोग शिवसेना के सदस्य ही नहीं है वो पार्टी पर किस हैसियत से दावे कर रहे हैं। ठाकरे गुट ने 4 अक्टूबर को भेजी 17 पेज की याचिका में दावा किया था कि पार्टी में कुछ बागी अलग गुट बना चुके हैं, लेकिन शिवसेना के नाम, निशान, प्रशासन और प्रबंधन पर उसका ही नियंत्रण है। लिहाजा चुनाव चिन्ह, तीर कमान और पार्टी के मूल नाम पर उनका ही अधिकार है, ये किसी दूसरे को ना दिया जाए। आयोग ने दोनों ही गुटों से सबूत मांगे थे जिससे तय हो सके कि शिवसेना का असली हकदार कौन है, किसे पार्टी का नाम और निशान के साथ उसकी संपत्ति भी मिलेगी। आज दोपहर 2 बजे तक उद्धव ठाकरे के गुट को समय दिया गया था, जिसमें वो पार्टी पर अधिकार के संबंध में सबूत चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दें। शिंदे गुट अपने दावे के कागजात चुनाव आयोग को सौंप चुका है। आयोग ने जो समय सीमा दी थी उससे पहले उद्धव गुट की ओर से एक याचिका चुनाव आयोग में लगाई गई है। ठाकरे गुट की ओर से पार्टी पर दावे के संबंध में और सबूत पेश किए जाने के लिए थोड़ा वक्त मांगा गया है। अभी तक आयोग की ओर से ये साफ नहीं हो पाया है कि उद्धव गुट को कितना समय दिया गया है, लेकिन ये संकेत जरूर चुनाव आयोग की ओर से दिए जा रहे हैं कि वो शिवसेना के अधिकार को लेकर अपना फैसला जल्दी ही सुना देगा, क्योंकि उपचुनावों में नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर तय की गई है और इससे पहले आयोग को हर हाल में अपना फैसला सुनाना है। उद्धव गुट ने एक बार फिर चुनाव आयोग से समय मांग लिया है। वो पार्टी पर दावे के समर्थन में और सबूत पेश करना चाहते हैं, लेकिन आयोग को इस समय फैसला सुनाने की जल्दी है, क्योंकि राज्य में जल्द ही उपचुनाव है। महाराष्ट्र में चुनाव चिन्ह की लड़ाई छिड़ी हुई है तो गुजरात में चुनाव के चलते पोस्टर वॉर तेज हो गया है और अब आप और बीजेपी के तरफ से हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया गया है। गुजरात की सड़कों पर आज अचानक केजरीवाल के पोस्टर लगे दिखाई देने लगे। इनमें आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू गायब है। पोस्टर में सिर्फ केजरीवाल की तस्वीर लगी है और जो कुछ लिखा है उसने आपकी परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल हिंदू हितरक्षक समिति कर्णावती की ओर से लगाए गए इन पोस्टरों में केजरीवाल को हिंदू विरोधी बताया गया है। पोस्टर में केजरीवाल के हवाले से लिखा गया है कि मैं हिंदू धर्म को पागल मानता हूँ,
दरअसल दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद में घिर गए हैं। वीडियो में गौतम 5 अक्टूबर को आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं, जहां सैकड़ों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया और हिंदू देवी देवताओं को अपना भगवान नहीं मानने की कसम ली। बीजेपी इसी वीडियो के जरिए आपकी घेराबंदी कर रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने केजरीवाल पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनका गिरोह हिंदू तथा हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों करता है। दूसरी तरफ आपने गुजरात में लगे पोस्टरों को बीजेपी की साजिश करार दिया है। गुजरात में आप नेता इंद्रनील राजगुरु ने कहा कि सत्ताधारी बीजेपी राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं देने और रोजगार पैदा करने में विफल रही है। अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने के लिए बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। राज्य और निगम दोनों ही जगह सत्ता में बीजेपी है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के होर्डिंग रातों रात लगे हैं। ये होर्डिंग शुक्रवार की रात को लगाए गए थे और निगम ने इन्हें हटाया नहीं है। किसी दूसरी पार्टी ने इन्हें लगाया होता तो नगर निगम के अधिकारी हरकत में आते और उसे हटा देते। हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस बीच दाहोद पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने इन पोस्टरों पर कोई टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर गुजरात में आपकी सत्ता आई तो वो यहाँ के लोगों को फ्री में अयोध्या की यात्रा कराएंगे। हम दिल्ली में भी ऐसा ही कर रहे हैं। गुजरात में हिंदुत्व के सहारे बीजेपी और आप मैदान मारने की कोशिश में है, तो कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा पर भरोसा है। इन सब के बीच हिंदू धर्म में फैली जातिगत व्यवस्था को लेकर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान भी सुर्खियों में आ गया, जिस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने करारा हमला किया है। तो क्या था भागवत का बयान और क्या कहा पवार ने, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस की मजबूती से बीजेपी और आरएसएस में खौफ है और ये खौफ उनके बदले हुए अंदाज में नजर आ रहा है और यही वजह है कि धर्म और जाति की राजनीति करने वाली बीजेपी आरएसएस ने अब अपने सुर ही बदल दिए हैं। लेकिन विपक्ष बीजेपी आरएसएस की सभी चालों से वाकिफ है। ऐसे में वो हर दाव को फेल कर रहा है और ऐसा ही कुछ नजर आया जब आरएसएस चीफ के बयान पर शरद पवार ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख आरक्षण को लेकर अपने बयान के चलते फिर चर्चा में आ गए हैं। मोहन भागवत ने जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की अपील की है। भागवत ने कहा, समाज का हित चाहने वाले हर व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि वर्ण और जाति व्यवस्था पुरानी सोच थी जिसे अब भूल जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि वर्ण और जाति व्यवस्था एक पुरानी सोच थी। पहले जो गलतियां हो चुकी हैं उनको लेकर ब्राह्मणों को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पूर्वजों की गलतियों को मान लेने से कोई हर्ज नहीं है। सभी के पूर्वजों से गलतियां हुई हैं। शास्त्रों में ब्राह्मण कर्म से हुआ करते थे, जन्म से नहीं। बाद में ब्राह्मणों को जन्म से माना जाने लगा और शास्त्रों में भी बाद में इस बुराई को स्वीकार कर लिया। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के इस बयान पर शरद पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात है कि मोहन भागवत ने कहा कि जिन बातों से समाज में भेदभाव पैदा होता है, असमानता पैदा होती है, वो हमें छोड़ देनी चाहिए। लेकिन सिर्फ माफी मांग लेने से काम नहीं चलेगा, ये बात व्यवहार में भी दिखाई देनी चाहिए। इसके साथ ही एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी मोहन भागवत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे ही चुनाव आता है, अलग अलग जातियों को पुचकारने की भाषा शुरू हो जाती है, लेकिन कथनी और करनी में जब भेद नहीं दिखेगा तभी लोगों को ऐसी बातें कहने वालों पर भरोसा होगा। यानी अब भागवत अपने ही बयान में फंस गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात आईडीबीआई के निजीकरण की तैयारी में जुटी मोदी सरकार की। देश के आर्थिक हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 महीने में करीब 15% घट चुका है। महंगाई को सरकार कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जिन संस्थानों से रोजगार मिलता है, सरकार उनके निजीकरण पर जोर दे रही है। और अब एक और बैंक के निजीकरण का रास्ता केंद्र ने साफ कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम आर्थिक सर्वे एजेंसियां और यहां तक कि आरबीआई भी देश के विकास दर का अनुमान लगातार घटता जा रहा है। लोगों के लिए रोजगार के अवसर सिकुड़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों को बेचने की तेजी ला दी है। सारी कंपनियां और उनकी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और अब देश के सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट में शामिल आईडीबीआई बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आईडीबीआई बैंक में केंद्र और एलआईसी का 94% हिस्सा है। बैंक में केंद्र सरकार की 45.48% और एलआईसी की 49.24% हिस्सेदारी है, जिसमें से करीब 61% हिस्से को निजी हाथों में सौंपने का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने फैसला किया है कि वो अपने हिस्से के 45.48% शेयर में से 30.48% हिस्सेदारी को बेचेगी, जबकि एलआईसी अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईडीबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा पहला बैंक होगा जिसका निजीकरण होगा। सरकार ने आईडीबीआई
आईडीबीआई के निजीकरण के लिए बोली प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोलियां जमा करने या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईडीबीआई बैंक के प्रबंधन को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने का काम किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि आईडीबीआई की डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए उसे 28,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा। वैसे केंद्र सरकार ने 2021 में ही आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का फैसला कर लिया था। बैंक मई 2017 से मार्च 2021 तक आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए के तहत था। मार्च 2021 में आरबीआई ने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार को देखते हुए आईडीबीआई बैंक को पीसीए ढांचे से हटा दिया था। इसके बाद इस बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। सरकार ने दावा किया है कि बैंक के निजीकरण से खाता धारकों पर कोई असर नहीं होगा। उनकी जमा पूंजी पहले की तरह ही बैंक में सुरक्षित रहेगी। उन्हें उसी दर से ब्याज एफडी पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वैसे सिर्फ आईडीबीआई के निजीकरण की ही तैयारी नहीं है। इस लिस्ट में बीईएमएस, शिपिंग कॉर्प, कॉनकॉर, बिजाग स्टील, एनडीएमसी के नगरनार स्टील प्लांट और एचएलएल लाइफ केयर जैसी कई कंपनियों को बेचने का लक्ष्य भी बनाया जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।